हेलो एवरीवन, वेलकम टू खानपुर क्लासेस। मैं हूं मधु और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सप्लेन करूंगी कि इस चैप्टर में के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व करना है। तो चैप्टर की तरफ जाने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एक कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो काफ़ी पुराने हैं उन सब्जेक्ट में से एक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी पुराने ज़माने से ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉर्मली आज के दिन में बच्चे जब बुक्स ओपन करते हैं, कोई चीज़ उन्हें डिफिकल्ट लगता है तो सबसे पहले दिमाग में यही चीज़ आता है कि हमें ये पढ़ा क्यों रहे हैं, हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। होता है कि नहीं होता? हम लोग के साथ भी होता था, हमारे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आते थे। इस क्वेश्चन का आंसर आगे चल के आपको पता चलता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका इस्तेमाल काफ़ी जगह पे होता है। तो कहाँ कहाँ पे होता है? जैसे कि अर्थ का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है बाकी के प्लैनेट से एंड स्टार से, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। किसी माउंटेन का हाइट या फिर हाईएस्ट माउंटेन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से किसी आइलैंड का पोजीशन अगर लोकेट करना है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के हिसाब से, तो वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होता है। मैप्स के कंस्ट्रक्शन में भी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होता है। तो ऐसा नहीं है कि बिना किसी काम के हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे होता है, इसीलिए एनसीईआरटी ने इस चीज़ को मैथ्स के सिलेबस में डाला है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं होता और फालतू में हमें पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, अगर आप बुक देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक और चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने रेशियोज पढ़े थे, यानी कि एंगल्स का साइन, कॉस, टैन, साइन 0 का वैल्यू क्या है, साइन 30 का वैल्यू क्या है, टैन 30 का वैल्यू क्या है, टैन 60 का वैल्यू क्या है। तो तैयार हो जाइए, उन सभी चीज़ों की ज़रूरत आपको इस चैप्टर में पढ़ने वाली है। तो जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि भैया वो चैप्टर की तरफ टर्म 1 में था तो अब हमें उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उन रेशियोज़ की, उन फॉर्मूलाज की ज़रूरत आपको इस चैप्टर में पड़ेगी टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और उसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको उन रेशियोज़ की और उन फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जिन बच्चों को वो लर्न है, क्लैप फॉर देम, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है कि अभी तक आपको वो लर्न है। और जिनको लर्न नहीं है तो आप डोंट वरी, आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अभी भी उसे लर्न कर सकते हैं। तो लर्न कर लीजिए, एक बार उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अब आता है एप्लीकेशंस, यानी कि हम हमारे डे टू डे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत कॉमन रहेंगी। सबसे पहला देखिए, दो चीज़ें जो आपको पढ़नी है, वो पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। समझ लीजिए कि ये कोई टावर है, ठीक है, समझ लीजिए, दिख तो नहीं रहा है बट समझ लीजिए कि टावर है, ठीक है। इस टावर, ये यहाँ पे एक टावर है और इस टावर से कुछ दूरी पर एक पर्सन खड़ा है। समझ लीजिए कि ये पर्सन है, अगेन दिख नहीं रहा है, समझने में क्या जाना है, राइट। तो ये हमारा एक पर्सन खड़ा है रोड पे और उसके सामने एक बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग। तो यहाँ से इस पर्सन के प्लेस से इस बिल्डिंग के बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते को हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि इस पर्सन और इस बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। अब ये जो इंसान रास्ते पे खड़ा है वो नीचे से उस बिल्डिंग की टॉप की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वो उस बिल्डिंग की टॉप की तरफ देख रहा है, तो हम इस चीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये वाला जो लाइन है ये हमारा होकर बन जाएगा लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पर्सन जमीन पे खड़ा है और वो नीचे खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है, तो उसका जो लाइन बनेगा, यानी उसकी आंखों से लेके बिल्डिंग के टॉप तक का, उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पर्सन है उसके नीचे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो सेम जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसकी आंखों से भी एक आंखों के लेवल पे जो लाइन बन रहा है वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। तो ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है, यानी कि सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं यहाँ पे खड़ी होकर ऊपर की तरफ देख रही हूँ, तो मेरी आंखों से सामने जो लाइन बनेगा उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और मैं जो ऊपर की तरफ देख रही हूँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता
बिल्डिंग से नीचे यहाँ पे समझ लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए कोई ट्री है, ठीक है। तो दिस इज एक ट्री बना दिया हमने। बिल्डिंग काफ़ी बड़ी लग रही है, ट्री काफ़ी छोटा लग रहा है, ट्री को थोड़ा सा बड़ा बनाना, वहीं सब भी हो जाएगा, ट्री इतना छोटा होगा, ठीक है। तो ये ट्री बन गया, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए बिल्डिंग और ट्री के बीच का जो डिस्टेंस है ये है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसको भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ये जो पर्सन नीचे खड़ा था, अब वो पर्सन ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वो पर्सन बिल्डिंग के टॉप पे है, घबराइए मत, सुसाइड नहीं करने वाला। तो बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है, टेरेस पे खड़ा है, टेरेस पे खड़े होके वो बंदा जो है वो ट्री की तरफ देख रहा है, ओके। तो अब यहाँ पे वो नीचे की तरफ देख रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या बन गया है, अब जो है उसकी जो नजरें हैं वो नीचे की तरफ झुकी हुई हैं, तो ये जो है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अगेन हमारा ये उसकी आंखों से लेके नीचे वाले ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसे हम लाइन ऑफ साइट ले लेंगे। अगेन उसकी आंखों के सामने का जो प्लेन है वो क्या बन जाएगा इस केस में हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो अब वो जो बंदा खड़ा है उसकी आंखों के सामने एकदम आंखों के फ्रंट में जो लाइन जाएगी वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ये दिखता नहीं है, ये इमेजिनरी है, ये हमें इमेजिन करना है कि अगर हमारी हाइट ऐसी है तो हमारे आंखों के सामने जो सीधी स्ट्रेट लाइन होगी वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर हम नीचे देख रहे हैं तो हमारी आंखें झुकेंगी, राइट। तो वो नीचे देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और उसकी आंखें जो नीचे की तरफ झुकी हैं यानी लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है। सी, अगर कोई बंदा नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहा है तो जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो हमेशा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरीके से अगर कोई बंदा ऊपर की तरफ खड़ा है, जरूरी नहीं है बिल्डिंग ही हो, कोई और भी ऊंची चीज हो सकती है, ऊपर की तरफ खड़े होकर अगर वो नीचे देख रहा है तो जो एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। डिफरेंस देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो दोनों एंगल हैं इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, दो केसेस में पड़ेगी। या तो हमें किसी ऑब्जेक्ट का हाइट फाइंड करना है या तो हमें किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम दो ही चीज़ फाइंड करेंगे, या तो वो होगा हाइट या फिर होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो हाइट और डिस्टेंस से ही रिलेटेड होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था उसमें आपको बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको सभी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जो मेन 3 रेशियोज हैं यानी कि साइन, कॉस और टैन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइट और डिस्टेंस ये सिर्फ इन्हीं 3 रेशियो से हम परफेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें और इसे नोट डाउन कर लें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकें। तो चलिए आ गए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखिए यहाँ पे हमारा नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो स्लैंटिंग साइड होता है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। और अगर हमने थीटा को यहाँ पे कंसिडर किया है तो थीटा के ऑपोजिट वाला जो साइड है उसे हम ऑपोजिट साइड कहते हैं। थीटा के नीचे बेस में जो साइड होता है उसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। अगर थीटा को यहाँ पे कंसिडर किया है तो अगर थीटा को यहाँ पे आप लेंगे तो थीटा का ऑपोजिट साइड ये हो जाएगा, तो उस केस में हमारा ऑपोजिट साइड ये वाला साइड होगा और थीटा के नीचे ये वाला साइड है तो ये हमारा एडजेसेंट हो जाएगा। तो जैसे ही थीटा का प्लेस चेंज होता है ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का प्लेस भी चेंज हो जाता है, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट में रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम या तो हाइट फाइंड करेंगे या तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हाइट का मतलब क्या फाइंड करना है,
साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरीके से cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो देखिए अगर आपको हाइट फाइंड करना है तो आप चाहें तो साइन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि साइन में भी ऑपोजिट साइड आता है, या तो फिर चाहें आप tan को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि tan में भी ऑपोजिट साइड आता है। अगर आपको एडजेसेंट साइड फाइंड करना है तो आप चाहें तो cos थीटा का रेशियो यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट साइड है, या फिर tan थीटा का यूज कर सकते हैं, एडजेसेंट साइड है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ऑपोजिट साइड के लिए भी आप tan यूज कर सकते हैं, एडजेसेंट साइड के लिए भी आप tan यूज कर सकते हैं। यही रीजन है कि इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन में आपको tan थीटा के रेशियो ही यूज करने हैं। ऐसा ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये तो आप बोलोगे किसी एक क्वेश्चन में साइन यूज करना तो मैम आपने तो बोला था tan यूज करना है, ऐसा नहीं है। बट ज्यादातर क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू, ये फॉर्मूला और इसके डिग्री के रेशियो वैल्यूज ज्यादातर यूज होंगे, तो उसे अच्छे से परफेक्ट लर्न कर लीजिए। हाँ, एक्सेप्शंस तो हमेशा रहते हैं, एक आधा क्वेश्चन है जहाँ पे साइन का फॉर्मूला हो सकता है, कॉस का हो सकता है। तो बेसिकली आपको लर्न क्या करना है, ये तीन फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। इसके अलावा डिग्रीज की यानी एंगल के वैल्यूज आपको लर्न होने चाहिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 45 का वैल्यू क्या है, tan 45 का वैल्यू क्या है। तो देखिए आपके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में एक चार्ट दिया है एंगल्स का, तो उसमें से सिर्फ साइन, कॉस एंड tan वाले जितने भी एंगल्स हैं वो वैल्यूज आप याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि वो टेबल आप खुद तैयार कर सकते हैं बिना उसे लर्न किए। अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही लगने वाला है इस चैप्टर में, ज़्यादा फोकस आप tan पे कीजिएगा, ठीक है। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट